नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिस्ट्री ऑप्शनल में। दोस्तों, कल मैंने सिलेबस की बात की थी और आज हम हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोर्सेज यानी कि स्रोत। शुरू करने से पहले मैं दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां आपके सामने बोलना चाहूंगा। क्या है वो? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाँ दोस्तों, ये सच है कि दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाया करती है, लेकिन एक कामयाबी है जो बस ठोकर खा के मिलती है। तो बस आप लोग लगे रहिए अपने लक्ष्य की तरफ, रात दिन एक कर दीजिए, एक ना एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं। हमारा स्रोत जो है, हमको सबसे पहले जानना है कि हमारा इतिहास, हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये हम देखते हैं स्रोत यानी कि सोर्सेस। देखिए, जब भी हम स्रोत की बात करेंगे तो ये दो भागों में हमें इनको पढ़ना है। क्या है वो दो भाग? ये है वो दो भाग। देखिए, स्रोत होते हैं दो प्रकार के, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में जो सोर्सेज मिलते हैं हमें, उनको कहते हैं हम पुरातात्विक। और दूसरे जो सोर्सेज हैं वो हैं साहित्यिक यानी लिटरेरी फॉर्म में जो हमें मिलते हैं वो साहित्यिक होते हैं। साहित्य में हम ले सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ले सकते हैं आपके जैन और बौद्ध ग्रंथ ले सकते हैं। इसके अलावा विदेशी जो ग्रंथ होते हैं वो साहित्यिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल फॉर्म में हमें मिलते हैं, जैसे कि शिलालेख, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मुद्राएं हो गई, ये सारी चीजें क्या है, ये पुरातात्विक साक्ष्यों में आती है। ठीक है, तो अब हम एक एक टॉपिक को, ये दो हमारे पास टॉपिक, सब टॉपिक्स आ गए हैं। इन दो सब टॉपिक्स में से एक एक सब टॉपिक को लेके हम उसका आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो प्रमुखतया चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्या क्या होते हैं वो पहला आपका आएगा अभिलेख, दूसरा आएगा आपका सिक्के, तीसरा आएगा आपका स्मारक और चौथा आएगा आपका मूर्तियां या फिर कलाकृतियां। देखिए, कल मैंने कमेंट्स पढ़े थे, उसमें किसी ने कहा था कि सर हिंदी के साथ साथ आप उनके इंग्लिश वर्ड्स भी लिखते जाइए। तो यही मैंने कोशिश की है ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आता रहे। देखिए, अभिलेख को कहते हैं एडिक्ट्स। अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स को आप एडिक्ट्स भी कह सकते हैं और इसके अलावा इंस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, जो कि शिलालेख होते हैं। सिक्के यानी कि कॉइन्स, स्मारक यानी कि मोनूमेंट्स और मूर्तियां या कलाकृतियां, इनको स्कल्पचर या फिर आर्ट वर्क भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हम सबसे पहले कवर करेंगे सिक्के। आखिर क्या होते हैं ये सिक्के और इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी किस प्रकार से प्राप्त होती है, ये पूरा हम जो है अब देखेंगे। चलिए तो देखते हैं सिक्के। देखिए, सिक्के आपको यहाँ पे कई प्रकार के सिक्के दिखाई दे रहे होंगे। कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई किसी की आकृति निश्चित नहीं है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिक्के हैं, ये सारे प्राचीन सिक्के हैं। अब इन सिक्कों से हम ये जानेंगे कि इनसे हमें इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिक्कों का एक, देखिए अपना दिमाग आप लगाइए कि अगर आपके सामने एक सिक्का है, उसे देखकर आपको क्या क्या चीज पता लग सकती है। जैसे जैसे आप अपना दिमाग लगाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि एक सिक्के के द्वारा हमें कितनी सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सिक्का है। इस सिक्के की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले उस पर अगर किसी राजा का चित्र अंकित है या कोई नाम अंकित है तो हमें उससे क्या पता लगेगा, उससे उसकी हमें राजवंशावली पता लगेगी। क्या पता लगेगी? राजवंशावली। इसके आगे अगर हम देखें किसी सिक्के तो किसी सिक्के पर अगर किसी देवी का, मातृ देवी का या फिर किसी देवता का चित्र अंकित है तो उससे हमें दूसरी चीज क्या पता लग रही है, उसका हमें पता लग रहा है धर्म स्वरूप, यानी कि वहां पर रिलीजन कैसा था। ठीक है, तो ये जो है हमें सिक्के से पता लगता है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो सिक्के से हमें क्या पता लगती है, वहां की कला एवं संस्कृति। ये कैसे पता लग सकती है? देखिए, यहाँ पे आप सिक्का देख सकते हैं, ये गुप्त वंश का सिक्का है जिसमें कि समुद्रगुप्त को जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? इससे हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि समुद्रगुप्त जो है उसके काल में संगीत जो है अपने
प्रभुत्व पे था या उस चरम पे था। ठीक है, तो इससे हमें उस काल की कला और संस्कृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके आगे हम देखते हैं, सिक्कों से चौथी चीज हमें क्या पता लग रही है। सिक्कों से हमें चौथी चीज पता लग रही है कि राज्य सीमा क्षेत्र। देखिए, अब ये कैसे पता लगेगी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कि ये कोई एक क्षेत्र है, ठीक, उसमें इस जगह पर किसी शासक विशेष के सिक्के मिले हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम जो है उस एम्पायर की बॉर्डर डिसाइड कर सकते हैं, यानी कि उस साम्राज्य की सीमा निर्धारित कर सकते हैं जहां जहां वो सिक्के मिले हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें सिक्कों के द्वारा प्राप्त होती है। क्या होती है कि जहां जिस क्षेत्र में या जहां तक सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं उससे हमें राज्य की सीमा निर्धारण में सीमा निर्धारण में क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या पता लगता है, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था। अब कैसे पता लगेगी, देखिए, जैसे कि क्षेत्र विशेष में अगर सिक्कों की संख्या ज्यादा है या खुदाई में ज्यादा हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो एकदम सुदृढ़ थी, यानी कि मजबूत अर्थव्यवस्था थी। व्यापार वाणिज्य जो है वो अपने पीक पर थे या फिर चरमोत्कर्ष भी उसे कह सकते हैं। यानी कि सिक्कों का ज्यादा मिलना क्या दर्शाता है, डायरेक्टली सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को दर्शाता है। इसी प्रकार अगर सिक्कों की संख्या कम है, यानी कि हमने एक क्षेत्र विशेष लिया और उसमें केवल 1, 2 या फिर कुछ मात्र संख्या में सिक्के निकले हैं, तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि वहां की जो इकोनॉमी थी वहां में जरूर फॉल आया था, यानी अर्थव्यवस्था का वहां पे पतन हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है सिक्कों के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। एक तो उसकी राजवंशावली हमें पता लगी, ठीक है, दूसरा धर्म का स्वरूप हमें पता लगा, तीसरा कला एवं संस्कृति कैसी थी ये हमें पता लगा, उसके बाद राज्य सीमा क्षेत्र यानी कि बॉर्डर हमें पता लगी कि साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था, पांचवा हमें यह पता लगा कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी या फिर अर्थव्यवस्था का पतन हो चुका था। इस प्रकार से जो है हमें सिक्कों से निम्न जानकारियां प्राप्त होती है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी या यूपीपीसीएस में, तो किस प्रकार से हमको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिक्कों के आधार पर इतिहास लेखन का क्या महत्व है। इंग्लिश में भी मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री बेस्ड ऑन कॉइन्स। ठीक, तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन देते हुए। क्या लिखेंगे उसमें, प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत के रूप में सिक्कों का महत्व हाल के कुछ दशकों में ही स्थापित हुआ है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। प्राचीन भारत की मुद्राएं आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जीवन की एक झलक प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र विशेष में मुद्राओं का पाया जाना संबंधित राज्य की सीमा को बताता है। ये मैंने वहां बताया था कि हमें क्या पता लगता है, सिक्के अगर किसी राज्य विशेष में मिल रहे हैं यानी क्षेत्र विशेष में मिल रहे हैं, तो वो क्या बता रहा है, उसकी राज्य की सीमा का निर्धारण कर रहा है। इसके आगे फिर क्या है, फिर उस पर अंकित राजाओं के नाम वंशावलियों को स्पष्ट करते हैं। उसी प्रकार उस पर किसी देवता का अंकित चित्र धार्मिक मनोभावों पर प्रकाश डालता है। मुद्राओं की अत्यधिक उपलब्धता आर्थिक समृद्धि की ओर संकेत करती है तथा मुद्राओं की अनुपस्थिति मुद्रा अर्थव्यवस्था के पतन को दर्शाती है। तो ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और एक चाहे तो एक ये भी बना सकते हैं आप वहां पे क्या क्या पता लगेगा, या अपने नॉलेज के लिए इसको आप दिमाग में रख सकते हैं कि उनसे सीमाओं का पता लगेगा, वंशावली का पता लगेगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा यानी कि धर्म कैसा था, धार्मिक स्वरूप कैसा था। इसके अलावा जो है उसकी अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक जो स्थिति है उसके बारे में भी हमें पता लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक पहला पैराग्राफ। इसके बाद जो है आप इसमें लिखेंगे कि जो प्राचीन भारत में प्रयुक्त आरंभिक नियमित सिक्के थे वो आहत या पंचमार्क सिक्के थे। ठीक है,
लेकिन ये सिक्के आर्थिक सामाजिक जीवन पर तो प्रकाश डालते हैं। देखिए अभी इसको पढ़ लेते हैं, मैं अभी समझाऊंगा आपको पूरा। लेकिन राजनीतिक जीवन पर नहीं। देखिए होता क्या था कि जो प्राचीन भारत था उसमें जो सिक्के बनाए गए थे वो आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। ठीक है, इन सिक्कों से यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनको आहत सिक्के कहा गया है। मैंने चित्र यहाँ पे दिया है आपको। आहत सिक्कों में क्या होता था कि उस समय की सामाजिक और आर्थिक जीवन पर तो प्रकाश डलता था, लेकिन राजनीतिक जीवन पर नहीं डलता था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक जीवन पर नहीं डलता था? इसका मतलब ये हुआ कि जो सिक्के बनाए गए थे उन पे राजाओं का नाम अंकित नहीं किया जाता था या फिर राजाओं का चित्र अंकित नहीं किया जाता था। केवल सामाजिक या सांस्कृतिक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फूल बना हुआ है, इस तरीके के सिक्के हुआ करते थे। आगे जाकर क्या हुआ कि भारत पर जब मौर्य साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ तो भारत पर इंडो ग्रीक शासकों यानी कि यूनानी शासकों ने जो है भारत पर आक्रमण किया। और जब ये लोग भारत में आए तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि भारत में जो इन्होंने सिक्के चलाए उनको राजनीतिक जीवन से भी जोड़ दिया। राजनीतिक जीवन से जोड़ दिया यानी कि इनके सिक्कों पर अब जो है इनका नाम और इनका चित्र जो है अंकित किया जाने लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। इससे क्या होने लगा कि सिक्कों से जो है आपको राजवंशावली यानी डायनेस्टी जो होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी। यही कारण था कि योद्धेय और मालव शासक, इसके अलावा पंजाब के जो मित्र शासक थे, इनके बारे में हमें सूचना कहां से प्राप्त होती है? केवल और केवल सिक्कों के द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि ये जो इंडो ग्रीक शासकों ने प्रथा चलाई थी, यानी अपना नाम जो सिक्कों पर अंकित करना इन्होंने शुरू किया था, उसी को फॉलो किया आगे जाके हमारे भारत में बसने वाले योद्धेय एवं मालव शासक और पंजाब के मित्र शासकों ने। यही कारण है कि इनकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो केवल इनके द्वारा जो चलाए गए सिक्के हैं उन्हीं से हमें प्राप्त होती है। आगे देखिए, आगे क्या हुआ कि गुप्त काल के सिक्के आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन पर प्रकाश डालने के साथ साथ इस काल की कलात्मक अभिरुचि को भी दर्शाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यानी गुप्त काल, जिसको कि स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी जाती है, इसमें जो सिक्के थे वो आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर तो प्रकाश डाल ही रहे थे। आगे क्या हुआ कि इसमें कलात्मक अभिरुचि यानी कि जो चित्र थे उनमें कला के स्वरूप को भी दर्शाया जाने लगा। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सिक्का है इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे क्या पता लग रहा है? ये इससे पता लग रहा है हमें कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त के वक्त जो है संगीत अपनी चरमोत्कर्ष पे था, यानी संगीत कला जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ठीक है, देखिए अब ये हमने पूरा एक लिख लिया है। क्या लिखा था हमने कि सिक्कों के आधार पर इतिहास का क्या महत्व है, इसको हमने किस तरीके से लिखा। सबसे पहले हमने बताया, पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के साथ ही पैराग्राफ में हमने ये चीजें बता दी कि क्या क्या हमें जो है सिक्कों से पता लग रहा है। उसके बाद जो है हमने आगे ये भी बताया कि प्राचीन भारत में सिक्के कैसे थे, आगे जब दूसरा काल आया तो उसमें सिक्कों में क्या परिवर्तन हुए, उसके बाद गुप्त काल में क्या परिवर्तन हुए, ये सारा जो है हमने इस पैराग्राफ में बताया। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको अब इसमें अपने खुद की जो है राय आपको इसमें देनी है, सबमिट करनी है। कैसे? देखिए ये सारी चीजें तो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी कि सिक्के क्या थे, कैसे थे, प्राचीन जो उनका स्वरूप था वो कैसे था, लेकिन आप इनसे क्या समझे? आपने सब कुछ पढ़ लिया सिक्कों के बारे में, कॉइन्स के बारे में, लेकिन आपने क्या उसका निष्कर्ष निकाला, ये जरूर आपको ऐड करना है आपके उत्तर के लास्ट में। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे? अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि फिर देखो यहाँ पे फिर भी अध्ययन के स्रोत के रूप में इन सिक्कों की अपनी सीमाएं। देखिए क्या करना है हमें कि आपने पूरा एक आंसर लिखा, आंसर के बाद उसका थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव भी देना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा पॉजिटिव उसको लिख दें, उसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव भी लिखते हुए पूरे आंसर को बैलेंस करके चलना है। तो इसमें हमने क्या लिखा कि ठीक है, जैसा भी है सिक्कों से हमें काफी जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन इसकी अपनी सीमा है। वो सीमा क्या है कि ये सिक्के जो हैं वो सभी कालों में प्राप्त नहीं हुए, यानी कि ऐसा हमें नहीं दिखाई देता कि जो प्रत्येक काल रहा उसमें केवल सिक्के प्राप्त हुए। कुछ काल ऐसे भी थे जहां हमें सिक्कों की प्राप्ति नहीं हुए। तो ये भी एक जो है
डिसएडवांटेज है सिक्कों के आधार पर इतिहास लेखन का। दूसरा क्या है कि आर्थिक जीवन के अध्ययन के लिए इनका भरपूर उपयोग भी नहीं हो पाया है। फिर लास्ट में जो है हमको इसको बैलेंस करते हुए पॉजिटिव क्या लिखना है कि इन सब के बावजूद भी अध्ययन के स्रोत के रूप में सिक्कों ने संभावना के नए द्वार खोल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने और भी सिक्के आपको दिखाए हैं। ये सिक्के आप देख सकते हैं। इस प्रकार के प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में इनका उपयोग कैसे होता है ये हमने एक आंसर के द्वारा यहाँ पे बताया। तो इस प्रकार से जो है हमने सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई। हमने क्या पढ़ा सिक्कों के बारे में। देखिए, हमने पढ़ा कि सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सिक्कों से हमें क्या पता लगता है। सिक्कों से हमें पता लगता है राजवंशावली, अगर उस पर किसी राजा का नाम अंकित है या राजा का चित्र अंकित है। दूसरा हमें सिक्कों से क्या पता लगा, दूसरा हमें पता लगा, ठीक है, पहला तो हमें पता लगा राजवंशावली, ठीक है। दूसरा हमें पता लगा उसके धर्म के स्वरूप के बारे में, यानी कि साम्राज्य में धर्म का स्वरूप क्या था, ठीक है। तीसरा हमें पता लगा कि वहां पर कला और संस्कृति कैसी थी। कला और संस्कृति के बारे में जो है गुप्तकालीन, आप समुद्रगुप्त के सिक्के का उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या पता लगा, उसके बाद हमें पता लगा उस जहां जहां सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे हमें साम्राज्य की सीमा निर्धारण में जो है लाभ प्राप्ति होती है। उसके बाद हमें पता लगा सिक्कों से अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था कैसी थी, सुदृढ़ थी या फिर पतन की ओर अग्रसर थी। ये 5 बातें जो हैं, 5-6 बातें हमें सिक्कों से प्राप्त हुई। अब आपको क्या करना है, अगर चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, क्वेश्चन आ जाता है तो आपको केवल और केवल ये स्टोरी ध्यान में रखनी है कि सिक्के, जैसे ही सिक्के आपके सामने नाम लिया जाए तो ये पांचों के पांचों या 6 पॉइंट जो हैं आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अब देखिए, उसके बाद लिखना आपके ऊपर है। ये मैंने तो एक एग्जांपल दिया था कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो आप क्या करें, इन 5-6 पॉइंट को अपनी भाषा में वहां पर लिखने का प्रयास करें। उसके बाद जो है अपनी राय जरूर दे के आए, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट जरूर वहां पर दे के आए, लेकिन जो लास्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव देना है, चाहे कितनी भी गलत बात हो या कितना भी नेगेटिव आपका आंसर जा रहा हो, लेकिन उसको लास्टली आपको पॉजिटिव फॉर्म में ही लिख के आना है। जैसे कि कोई भी आपसे सवाल पूछ लिया जाए, चाहे किसी भी चीज को लेके पूछा जाए कि कितना सुधार हो चुका है, कितना क्या बाकी है या अभी बिल्कुल खराब है, कैसा भी आपके सामने क्वेश्चन आया, आप हमेशा उसे लास्टली पॉजिटिव लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि हालांकि इतना सुधार हो चुका है और भी कुछ किया जा सकता है, इस तरीके से आपको आंसर में लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिक्के वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया कि हमें सिक्कों से आखिर किस प्रकार से इतिहास लेखन में सहायता मिलती है और सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, ये देखा हमने इस चैप्टर में। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अभिलेख, ठीक है। अभिलेख को क्या है, रिकॉर्ड्स कहा जाता है, एडिक्ट्स भी कहा जाता है, शिलालेख भी कहा जाता है। ये इसके प्रकार हैं, ठीक है। एडिक्ट्स यानी कि आपके जो शिलालेख, स्तंभलेख होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिलेख होते क्या है। देखिए, लेख यानी कि लिखा हुआ। अब वो लिखा हुआ क्या है, वो या तो कागज पे भी लिखा हो सकता है, वो ताम्रपत्र पे भी लिखा हो सकता है, या फिर शिलालेख यानी पत्थर के एक शिलाखंड पे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इन्हीं को अभिलेखों की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए हैं कि अभिलेख क्या है। देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, इन पे कुछ लिखा हुआ है। ये कौन सी लिपि है ये आप आगे पढ़ेंगे। इन सब में जो है कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यानी हमें इनसे जरूर ना जरूर कोई जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, इसीलिए जो है इनका महत्व है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, भारत के सबसे प्राचीन अभिलेखों की बात की जाए तो भारत के जो सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं वो माने जाते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक कालीन जो अभिलेख हैं वो भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ये जो दोनों चित्र हैं ये अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है। ये जो तीसरा चित्र है ये भी अशोक का अभिलेख है। वहीं अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए तो वो है बोगाज गोई का अभिलेख, जो कि ईरान में स्थित है। देखिए, ये प्री के हिसाब से भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है एक, क्या कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है या विश्व का सबसे प्रथम अभिलेख कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है बोगाज गोई अभिलेख, जो कि ईरान में स्थित है, ठीक। इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए क्या था कि अशोक
के जो अभिलेख लिखे गए उसमें उसने अपने शासन व्यवस्था के बारे में, अपने निजी विचार या उसका धर्म का स्वरूप कैसा था, या वो लोगों को क्या आदेश देना चाहता था, इसके बारे में जो उसने अभिलेखों में जानकारी, उसके अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होती है, या फिर उसने उन अभिलेखों में उन्हीं बातों को अंकित कराया जो वो चाहता था। आगे क्या हुआ, जैसे ही आगे अभिलेखों का जो प्रचलन शुरू हुआ वो प्रशस्ति के रूप में शुरू हुआ। प्रशस्ति यानी कि उनकी प्रशंसा की गई, और ये जो है व्यक्ति विशेष पे लिखे गए थे और उसकी प्रशंसा की गई थी। तो आगे ये देख सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख जो है वो प्रशस्ति अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति में आप देख सकते हैं यह है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। यहाँ पे इस वीडियो में ये दिखाई, सॉरी इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, ये जो है कलिंग के खारवेल से संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी प्रकार जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन से संबंधित है, वो ये है। ठीक, देखिए अभिलेखों के बारे में सबसे मेन बात जो है वो ये मानी गई कि ये अभिलेख जो है इनमें मानवीय जो हस्तक्षेप था उसकी गुंजाइश कम थी। यानी ये माना गया कि इनके द्वारा जो भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, यानी जो भी इन पे लिखा हुआ है, जो जिससे हमें जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि ऐसी बात जो कि सभी लोगों के लिए स्वीकार्य हो, यानी सभी लोग उसे अपने अंतरात्मा से स्वीकार करते हो, उसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ। यानी अभिलेखों के बारे में यह कहा जाने लगा कि अभिलेखों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो वस्तुनिष्ठ थी, इसीलिए अभिलेखों का महत्व माने जाने लगा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व समझाइए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्ट्स इन द हिस्ट्री राइटिंग, तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ मैं आपको बताता हूँ। पहले लिखेंगे एक इंट्रोडक्शन, क्या होगा वो, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख स्तंभों, गुफाओं, शिलाओं, मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि पर अंकित हैं। अशोककालीन अभिलेख भारत में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इनके माध्यम से उस काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के साथ साथ व्यक्तिगत व विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़ता है। अशोक के शिलालेखों से उसके शासन तथा उसके नैतिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख अभिलेख निम्न हैं। तो कुल मिला के हमने इस पैराग्राफ में क्या लिखा, हमने लिखा कि जो अभिलेख हैं उनका क्या स्थान है और ये अभिलेख कहाँ कहाँ में पाए जाते हैं, ये हमने लिखा। उसके बाद हमने ये बताया कि अशोककालीन अभिलेख जो है वो भारत में सबसे प्राचीन माने जाते हैं और उसके माध्यम से हमें उसकी कौन कौन सी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है और उसकी व्यक्तिगत जो नीतियां थी और नैतिक सिद्धांत थे उनकी भी जानकारी हमें उससे प्राप्त होती है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने इतना लिखा। उसके बाद हमने इसमें इंक्लूड कर दिया कि इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख अभिलेख निम्न हैं। यहाँ पर मैंने 4 अभिलेख लिखे हैं, इसके अलावा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये चारों अभिलेख, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक इंट्रोडक्शन। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये हमारा मेन बॉडी है। अभिलेखों का हमें महत्व बताना था, यही हमारी मेन बॉडी है। तो इसमें हमें करीबन 4 से 5 पॉइंट लिखने होंगे। वो 4-5 पॉइंट क्या है ये हम देख सकते हैं इसमें। पहला पॉइंट है, अभिलेखों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। अतः अभिलेख जो है वो भारतीय इतिहास के विश्वसनीय स्रोत हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिखा। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, इन अभिलेखों से तत्कालीन राजाओं के चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनकी व्यक्तिगत रुचियों पर भी क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, इन अभिलेखों से तत्कालीन राजाओं के राज्यों की सीमा निर्धारण में भी मदद मिलती है। यानी जहां जहां ये अभिलेख पाए जाएंगे वहां से हमें ये पता लगेगा कि साम्राज्य की सीमा क्या थी। इसके अलावा इन अभिलेखों से राजवंशावली की जानकारी भी प्राप्त होती है, जिससे इतिहास का कालक्रम निर्धारण में हमें सहायता प्राप्त होती है। यानी इन अभिलेखों पर जिन राजाओं का नाम अंकित है तो उससे हमें क्या पता लगती है, राजवंशावली यानी डायनेस्टी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन से राजाओं ने
कौन से अभिलेख जो है लिखवाए। उसके बाद है अशोक तथा अन्य राजाओं के अभिलेखों से उनकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा छठा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि अभिलेखों से हमें तत्कालीन भारतीय समाज का विदेशी जो देश थे उनसे संबंध कैसा था इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक महत्व के अंतर्गत हमने 4-5 पॉइंट ये लिखे, क्या क्या लिखे कि हमें इससे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्लस दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि जो व्यक्तिगत चरित्र था राजा का, व्यक्तिगत नीतियां थी, उस पर प्रकाश पड़ता है। प्लस हमें राज्य की सीमा निर्धारण में जो है मदद मिलती है। इसके अलावा राजवंशावली हमें प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट हमने लिखा कि अशोक के बारे में लिखा कि अशोक के अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। इसके बाद जो है वही मैंने जो बताया था आपको कि ये सब पूरा लिखने के बाद अपनी राय या अपना जो है निष्कर्ष जरूर प्रस्तुत करें, क्या होगा वो, किंतु गहराई से उपर्युक्त तथ्यों का परीक्षण करें तो पाते हैं कि इनकी अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या क्या है? प्रथम, भले ही इनका स्वरूप वस्तुनिष्ठ हो, एक बार मैं पढ़ देता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। इनका स्वरूप वस्तुनिष्ठ हो परंतु इनके आधार पर लिए गए निर्णय हमेशा क्या होते हैं? व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। दूसरा, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अशोक के कई अभिलेख अपने मूल स्थान से हटा लिए गए थे, परंतु फिर भी अभिलेखों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। चलिए यहाँ आप समझते हैं। हम पहले हमने पूरा एक बता दिया कि अभिलेख क्या है पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में हमने उनका ऐतिहासिक महत्व बता दिया। तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें अपनी राय प्रस्तुत की है। क्या लिखा है हमने कि भले ही इनसे हमें कई जानकारी प्राप्त होती है लेकिन इनकी अपनी सीमाएं हैं। वो सीमाएं हमने क्या बताई? पहली बताई कि भले इनका स्वरूप वस्तुनिष्ठ हो परंतु इनके आधार पर लिए गए निर्णय हमेशा व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। व्यक्तिनिष्ठ होते हैं मतलब ये जो अभिलेख हैं इन पे जो लिखा हुआ है भले ही वो वस्तुनिष्ठ हो लेकिन उसको जिसने पढ़ा और हमें जिसने बताया वो क्या है? व्यक्तिनिष्ठ है। यानी उसकी लिपि को पढ़कर हमें बताने वाली जो राय है वो एक व्यक्ति विशेष की राय है या व्यक्ति विशेष ने माना है और हमें बताया है। ये इसके सबसे बड़ा जो है डिसएडवांटेज है। दूसरा हमने क्या बताया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। क्यों? देखिए, ऐसा बोला जाता है कि अभिलेखों में जो है गुंजाइश नहीं होती थी क्योंकि ये अपने स्थान पर ही पड़े रहते थे और ये जो है इनमें पर्यावरणीय विघटन भी नहीं होता है, यानी अपने स्थान पर ही पड़े रहते थे ये तो। लेकिन इसका जो है हमने लिखा है कि मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अशोक के कई अभिलेख अपने मूल स्थान से हटा लिए गए थे। यानी कि हमें जो अभिलेखों से राज्य की सीमा निर्धारण का जो पॉइंट हमने लिखा था उसका हमने यहाँ पे खंडन किया है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कई जो अभिलेख थे अशोक के मूल स्थान से हटाकर कहीं और जो है वो लगा दिए गए थे। ये जो है हमने की नेगेटिव बातें लिखी, लेकिन फिर से वही जो हमें लास्टली क्या लिखना होगा? पॉजिटिव लिखना होगा और वो हमने लिखा। परंतु फिर भी अभिलेखों की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए आज भी पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेखों का ज्यादा प्रमाणित साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा अभिलेख। अभिलेखों को हमने शुरू किया। सबसे पहले हमने जाना अशोक। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से थे? अशोक के अभिलेख थे। अशोक को अभिलेखों में हमने चित्र में देखा। फिर हमने एक बात की कि विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से थे? वो ईरान का बोगाजगुई अभिलेख था। फिर इसके अलावा हमने ये देखा कि अशोक के बाद जो अभिलेख लिखे गए वो सारे प्रशस्ति के रूप में लिखे गए और प्रशस्ति अभिलेख के हमने 4 एग्जाम्पल दिए। प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन लिया। क्या लिखा? इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व बताइए, और महत्व बताते हुए हमने उसका पूरा आंसर राइटिंग किया। क्या? पहले पैराग्राफ लिखा, उसका इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसका महत्व बताया। 5 पॉइंट 6 पॉइंट हमने महत्व में लिखे। उसके बाद जो है अपनी राय हमने प्रस्तुत की और निष्कर्ष को उसको खत्म कर दिया। तो जो पुरातात्विक स्रोत हमने शुरू में देखे थे उसके अंतर्गत हमने 2 चीजें पढ़ी, सिक्के और अभिलेख। अब देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड अभी तक क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर हम ये देखें तो यूपीएससी 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या था वो क्वेश्चन? शिलालेखों और सिक्कों की सहायता के बिना पूर्वकालीन भारतीय इतिहास का
पुनर्निर्माण मुश्किल से ही संभव है चर्चा कीजिए। तो समझे आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर सिक्के और शिलालेख नहीं होते तो क्या हम भारतीय समाज का जो भारतीय इतिहास है उसको लिख सकते थे? ऐसा हो सकता था? तो आप एक बार मुझे इसका आंसर जो है लिख के कमेंट में बताएं, फिर उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट होगा मैं ये आपको कमेंट में पूरा अपडेट करता रहूंगा। तो ये आप सवाल प्रश्न जो है नोट कर लीजिए। शिलालेखों और सिक्कों की सहायता के बिना पूर्वकालीन पुनर्निर्माण मुश्किल से ही संभव है, ये पूरा आप नोट कर लीजिए और कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर दीजिए। तो आज का वीडियो बस यहीं इतना ही समाप्त करते हैं। आगे जो है इसके आगे कल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, सजेशन देने हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।